हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हम सुपर फास्ट बात करने हैं बच्चों। बोर्ड एग्जाम 2024 में एग्जाम हुआ था हिंदी का बच्चों, उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन का हम थोड़ा सा देखेंगे, आपको अंत तक देखना है, मजा आएगा। लेकिन भाई साहब बेहतर रूप से तैयारी करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आपका जो है सही विकल्प था कि सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया। आप सुनते रहना, बस सुनते रहना, अंत तक बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अपने से। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा बच्चों, तो 2 भागों में बांटा गया। पहला का राइट आंसर 2 भागों में। जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं बच्चों। चूरन बेचने का काम कौन करता था, तो भगत जी करते थे। सौंदर्यकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे बच्चों, मराठी भाषण पढ़ाते थे। मुझे भी किताब चाहिए में निपात शब्द क्या है, भी जो है बच्चों निपात शब्द है। भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया, तो 1556 में खोला गया। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कभी जगजीवन का लिए फिरता है तो जगजीवन का भार लिए फिरता है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहां उपमेय श्रेष्ठ है वहां व्यतिरेक अलंकार है बच्चों, ठीक है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है, जैनेन्द्र कुमार है, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार, 3 प्रकार के। आनंद यादव का मन कहां जाने के लिए तड़पता था बच्चों, तो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। वेब दुनिया है ना, नेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी वेब दुनिया से, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न है बच्चों। थोड़ा जो क्वेश्चन मान लीजिए आपका यहां पे मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, है ना। आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, बिल्कुल सही है भाई साहब। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, ठीक है। शब्द गुण की संख्या 3 होती है, शब्द गुण की संख्या, तो ये भी आपका सत्य है। पहला दूसरा सत्य है बच्चों। धर्मवीर भारती की रचना भक्तिन है क्या, नहीं, ठीक है। तो बताना है आपको भक्तिन किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का है कि नहीं है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। जो वीडियो को देख रहा है बताएगा जरूर। संभवतः बरसात हो, प्रश्नवाचक। संभवतः जहां है वहां बरसात हो, संभव की बात हो रही बच्चों, है ना। विस्मय हो रहा है, यहां पर प्रश्नवाचक कहां से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता क्या बरसात होने वाली है, तो वो प्रश्नवाचक हो जाता। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, रेडियो को सुना जाता है, हाँ बिल्कुल सही है सर, रेडियो श्रव्य माध्यम है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, है ना। सही जोड़ी, सही जोड़ी में तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे, कुछ है ही नहीं है ना। देखो प्रगतिवाद कब से माना जाता है बच्चों, तो 1936 से माना जाता है। खंड काव्य यशोधरा क्या है, खंड काव्य है। कहानी का मुख्य बिंदु क्या होता है बच्चों, कथानक होता है। जो संस्कृत का मूल रूप होता है उसे हम तत्सम बोलते हैं, जो संस्कृत से हूबहू ले लिया जाता है। यशोधर बाबू किससे जाए बच्चों, सिल्वर वेडिंग। अंतरंग साक्षात्कार डायरी, और हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, हालावाद के प्रवर्तक है बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहां पर उत्तर दिया है, प्रश्न में पढ़ता हूं, ठीक है। देखो प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव बच्चों सम निर्वेद होता है, क्या सम निर्वेद होता है। आलोक धर्मा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, तो एकमात्र दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है बच्चों, दुनिया रोज बनती है, आलोक धर्मा का एकमात्र काव्य संग्रह, ठीक है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे बच्चों, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे बताओ, तो 2 पुत्र थे प्यारे बच्चों। कितने पुत्र थे, बाल बाल बचना मुहावरे, बाल बाल बचना का मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, है ना, हानि होते होते बच जाना, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। कौन सा बच्चों, मोहनजोदड़ो। रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो 15 से 30 मिनट होती है। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना बच्चों, तो धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी, धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये हो गया बच्चों सोल्यूशन, ठीक है। केवल आप सुनते जाओगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगा। सुनो, रटो नहीं, सुनो बस, हिंदी में सुनो और पढ़ो, रटना नहीं है, आपसे ऑटोमेटिक को याद हो ही जाना है। बच्चे किसके आशा में नीड़ों को झांक रहे होंगे, बताओ बच्चे। अभी मैं इसके पहले एक लेक्चर कराया था हिंदी का, उसमें बताया था बच्चे अपने माता पिता के आशा में नीड़ों को झांक रहे होंगे कि हमारे माता पिता कब आएंगे, भोजन लेके आएंगे, है ना। आपके माँ बाप भी बाजार जाते हैं तो आप भी सोचते हो कि माँ बाप कब आएंगे, बाजार से समोसे लाएंगे, रसगुल्ले लाएंगे, जो भी लाते हो, नमकीन लाएंगे, ये उम्मीद बनी रहती है। आज छोटा बच्चा है 4 से 5 साल का, 10 साल तक का, वो भी उम्मीद किया रहता है कि हमारे माँ बाप कब तक में बाजार से आएंगे और हमारे लिए बेहतर चीज लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चे
चिड़िया के आने की आशा में नीड़ों को झांक रहे होंगे। ठीक है, उन्हें यह प्रत्याशा होगी कि चिड़िया उनके लिए दाने लेकर घर लौट रही होगी। मतलब मेरी माँ बाप है ना, एक प्रकार से, है ना, आप उनके माँ बाप ही मान के चलेंगे। तो बच्चे यही सोचेंगे कि दाना लेकर आएंगे। वहां तो रसगुल्ले लेकर वो नहीं जाते बेचारे, हम लोग रसगुल्ला का इंतजार करते हैं, समोसे का इंतजार करते हैं, लेकिन बच्चे, चिड़िया के बच्चे तो यही सोचेंगे कि दाने लेकर आएंगे। ठीक है, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अर्थ है बच्चों? भाषा को सहूलियत बरतने का आशय है कि भाषा केवल अपनी बात संप्रेषण का माध्यम है, अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी बात श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। मतलब भाषा का सहूलियत, जब भी आप काव्य संग्रह की रचना करते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है ताकि उसका सही अर्थ लोग समझ सकें और जिन श्रोताओं को हम उसे सुनाना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से उसे समझ सकें। इसलिए भाषा को सहूलियत बरतने की बात कही गई है कि जब भी आप काव्य संग्रह लिखे तो भाषा ऐसा होना चाहिए ताकि श्रोता उसे समझ सके, सुन सके और उसे मतलब अंतरात्मा में, है ना, बैठा सके। ऐसा नहीं कि आप क्लिष्ट, बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग कर दिए जिससे उनके मन में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो विशेषताओं को देखो बच्चों, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह छायावाद है। कितना शॉर्टकट बोला है एमपी बोर्ड ने, ये सारा एमपी बोर्ड का ही ऑफिशियल है। परेशान मत होना कि सर क्या बात है, इसको हम पढ़ लें कि नहीं। भाई स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, है ना, छायावाद, लो इतना ही परिभाषा है। प्रकृति का मानवीकरण, व्यक्तिवाद की प्रधानता, सही परिभाषा में विशेषता लिखने पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे, अन्यथा यदि आप परिभाषा गलत लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब जो लोग कहते हैं ना कभी कभी कि सर आप इतना कम लिखाते हो, क्या नंबर मिल जाएंगे? देखो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल है, सॉल्यूशन है ना 2024 का, यही सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है टीचरों को कि इसके आधार पर कॉपी चेक करो तो आप देख लो कितना लिखना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह छायावाद है, रट लो भाई, रट लो, इसको रट लो, इसको आपको मन से नहीं लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा इसी से। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह छायावाद है बच्चों। प्रकृति का मानवीकरण, व्यक्तिवाद की प्रधानता, केवल दो ही रचना आपको तैयार कर, दो ही विशेषताएं आपको तैयार करनी है। ठीक है बच्चों, यहां पर मेंशन रहता है कि इसके अतिरिक्त आप गलत सलत लिख दिए तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे लिखा गया है ना कि अन्य यदि सही विशेषता लिखने पर अंक प्रदान करें, यदि मान लीजिए इसके अलावा कोई अन्य विशेषता है तो सही विशेषता होना चाहिए, तभी कम से कम हमने आपको बताया कि छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इनकी दो दो तीन तीन विशेषताएं याद कर लो, डिटेल ना करो तो भी चलेगा। देखो प्रयोगवाद क्वेश्चन था, प्रयोगवाद की प्रवर्तक का नाम लिखो, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन। ठीक है, लो भैया, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन जिसे आज्ञे कहते हैं, ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक बच्चों। ठीक है, इनका विशेषता बच्चों, नवीन उपमानों का प्रयोग, आहंग की प्रधानता, आहंग की प्रधानता, ये प्रयोगवाद के दो विशेषता है, नवीन उपमानों का प्रयोग, आहंग की प्रधानता, आहंग की प्रधानता। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, किन्हीं दो काव्य के नाम और उनके रचना कारों के नाम लिखना है और खंड काव्य महाकाव्य में दो अंतर। वाह यार, कोई बात नहीं है। यहां पर देखो कोई भी दो काव्य का नाम लिखो, जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद, ये सबको पता है, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, ये दोनों के दोनों महाकाव्य हैं। रामचरितमानस ऑब्जेक्टिव भी ऐसे पूछ दिया जाता है कि कोई एक महाकाव्य का नाम लिखो, तो भाई रामचरितमानस हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोगों को मैं बोलता हूं कि कोई दो खंड काव्य के नाम कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, जो बच्चा पढ़ता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, कोई दो खंड काव्य के नाम और उनके रचनाकार, है ना, उनकी रचना किसने की। ठीक है बच्चों, पंचवटी वगैरह बताना है आप लोग। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क कैसे, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, रामचरितमानस, तुलसीदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद। ओके बच्चों, चलिए खंड काव्य क्या होता है, सूक्ष्म होता है, और महाकाव्य होता है वो जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। मतलब किसी एक घटना पर आधारित होगा यदि वो, तो खंड काव्य एक पक्ष का चित्रण होगा बच्चों, लेकिन इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा। खंड काव्य में इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन होता है बच्चों। दो अंतर लिखना है, ज्यादा आपको, है ना, परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न था, सोरठा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण। चलिए जितना हो सकता है बच्चों आप लोगों के लिए यहां पर करेंगे, जितना सोल्यूशन हो सकता है, पूरा पेपर हो सकता है तो पूरा पेपर खत्म कर लेंगे। ठीक है, टाइमिंग बस ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाँ आगे चलते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन क्या था, सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण से। देखो सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है बच्चों, ये याद रहना चाहिए। दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है, मैंने पढ़ाया भी है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो भाई उनकी कमी है ना। चलो यहां पे सोरठा जो है दोहे का उल्टा है। ठीक
ठीक है बच्चों, दोहे का उल्टा है। दोहे का उल्टा बच्चों सोरठा होता है ना। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होते हैं, ठीक है, और बच्चों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं। यहां पर आपका है बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विरहुत दीन दयाल प्रियतम तृणत रुब परिहरेउ। और इसके पहले भी हम एक बढ़िया बताए थे बच्चों, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में बढ़िया वो एग्जाम्पल था, वो इससे बंदहु अवध भुआला, ये तो मान लीजिए रामायण का शुरुआत में ही है, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं आ रहा वो इससे भी इजी है, ठीक है, मैं पढ़ाया हूं सोरठा में, आप देख लेना। जो सुमिरत सिद्ध होई गुण नायक करिबर बदन, है ना, करहु अनुग्रह सोई, है ना, ये वाला आप याद कर लेना, जो सुमिरत सिद्ध होई, है ना, गण नायक करिबर बदन, है ना, करहु अनुग्रह सोई, ये वाला आप जरूर याद कर लेना, वो सरल है, थोड़ा इससे सरल है बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला जो प्रश्न था अथवा में, ये तो बड़ा सरल था, है ना। कभी भी किसी भी रस की परिभाषा आ जाए बच्चों, तो आप लोगों को रस की परिभाषा लिखते समय इतना रखना, जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस का आ गया कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस, तो सहृदय के हृदय में श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति। रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तो वहां पे श्रृंगार रस होता है बच्चों, बस खत्म कहानी, ठीक है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, ये हमने पहले भी बताया श्रृंगार रस। कि सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। यहां पर पूछा गया बच्चों कौन सा रस, यहां पर वीर रस, तो वीर का क्या होता है, उत्साह। वीर का क्या होता है बताओ जरा, वीर का होता है उत्साह। वीर का क्या होता है बच्चों, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। तो सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर बच्चों आपका कौन सा रस होता है बच्चों, वीर रस होता है, ठीक है। कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण सबसे हर बोलो बिंदोलों के मुझे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बढ़िया उदाहरण है, इससे भी सरल उदाहरण, ठीक है। अन्य सही उदाहरण लिखने पर ही अंक प्रदान किए जाए, मतलब आप अन्य उदाहरण लिख सकते हैं, हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जहां वीर है, उत्साह है बच्चों, वहां वीर रस होता है। इसके बाद था भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, बताओ बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमने कराया है कि नहीं कराया, इस साल भी कराया है कि महादेवी के पास रहकर भी भक्तिन वहां की शहरी तौर तरीके में नहीं ढल पाई, उन्हें उनका स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने मन से अनुसार बना लेती थी, लेकिन भाई वो खुद परिवर्तित नहीं होती थी, इसी कारण महादेवी भक्तिन के आ जाने पर अधिक देहाती हो गई। भाई भक्तिन जो है सेविका है, वो गांव में रहती थी, अपना खेतीबाड़ी कामकाज करती थी, ससुराल में भी रहती थी अपना काम, इसके बाद महादेवी वर्मा के घर जाती थी, वहां भी कामकाज करती थी, लेकिन वो बोलती थी कि हम देहाती हैं, देहाती रहेंगे, अपने बोलचाल से हम परिवर्तित नहीं होंगे। जबकि महादेवी वर्मा है ना शहरी है, तो भाई उसके बोलचाल से प्रभावित हो जाती है, वो अपना देहाती भाषा नहीं छोड़ती है ना, और उसके साथ रहती है महादेवी वर्मा के साथ, जिस कारण से महादेवी वर्मा भी देहाती हो जाती है। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है बच्चों, यहां पर मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न, ठीक है बच्चों, मनुष्य के अपने प्रयत्न, इन 3 चीजों पर निर्भर करती है। रिवीजन कर लिया करिएगा आप लोग, है ना, फिर बाद में नहीं कहना कि सर आपने कुछ कराया ही नहीं। चलो ये देखते हैं भैया आगे का क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। देखो बच्चों, कहानी उपन्यास चाहे आप बढ़िया खंड बनाकर लिखो, चाहे 2-2 आप विशेषता लिख दो, वही चीज है कि कहानी में एक ही कथानक होता है और आकार जो होता है बच्चों छोटा होता है, ठीक है। कहानी में एक कथानक होता है और आकार जो होता है छोटा होता है, लेकिन उपन्यास में एक मूल कथानक के साथ अन्य छोटी छोटी कथा भी होती है, मतलब एक मूल कथानक हो गया और छोटी छोटी कथाएं होती हैं। कहानी वह कथात्मक लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है, लेकिन इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, जीवन के विस्तृत, जैसे खंड काव्य महाकाव्य की बात आ जाती है, तो एक छोटा रूप कहानी है, उसका बड़ा रूप उपन्यास है। तो कहानी में एक कथानक, उपन्यास में एक कथानक के साथ छोटी छोटी और कथानक कथा जुड़ी रहती है बच्चों, है ना। और जैसे आपने कहा कि इसमें लघु गद्य रचना है, जीवन किसी एक स्थिति का सरस चित्रण रहता है, लेकिन जो उपन्यास है बच्चों इसमें जीवन के, है ना, कई सारे खंडों का चित्रण रहता है, इस कारण से इसका आकार भी थोड़ा सा बड़ा होता है,
कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। जीवनी और आत्मकथा, जीवनी क्या है? जीवनी किसी महान पुरुष के आधार पर लिखा जाता है ना, महापुरुष के जीवन पर आधारित होता है बच्चों। लेकिन जो आत्मकथा होता है अपने जीवन की कथा होती है। अब आप बताओ, अपने जीवन की कथा लिखोगे तो जब तक जीवित हो तब तक का लिख पाओगे, तो छोटा ही रहेगा। लेकिन किसी के जीवन के बारे में लिखोगे तो उसके जन्म से मरण तक का वर्णन होगा, ठीक है कि नहीं? तो उसमें जो है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकता है, हम सोच के भी लिख सकते हैं, वो आत्मकथा है, हमारे द्वारा लिखी गई कथा आत्मकथा है। लेकिन जीवनी, जैसे मान लीजिए गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं तो गांधी जी का पूरा चित्रण करेंगे और एकदम बिल्कुल सत्य पर आधारित घटना होगा, सत्य घटनाओं पर आधारित रहेगा, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत? आत्मकथा में लेखक अपनी कथा कहता है ना, और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। लेकिन जीवनी जो होता है बच्चों, महापुरुष के बारे में लिखा जाता है और सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। अगला प्रश्न था बच्चों, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए। निपात शब्द किसे कहते हैं उसका अर्थ बताना है। जो बच्चों जोर दे दे, है ना, ताकत दे दे, है ना, उसे हम निपात शब्द कहते हैं। शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निपात शब्द कहलाते हैं। यानी कोई वाक्य है बच्चों, है ना, वाक्य है, और वो वाक्य में एक ऐसा शब्द होगा जो दूसरे शब्द को बल देगा। जैसे तुम्हें भी जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब तुम्हें जाना चाहिए तो साधारण हो गया, लेकिन तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम्हें भी जाना चाहिए, तो जब भी शब्द आ गया थोड़ा सा और प्रभावशील हो गया। भाई तुम्हें जाना चाहिए लेकिन तुम्हें भी जाना चाहिए, तो जब भी शब्द आ गया ज्यादा प्रभावशाली हो गया, है ना। तो ये बल दे दिया, एक शब्द दूसरे शब्द को बल दे दिया बच्चों, क्या दे दिया? बल दे दिया, ये बल प्रदान किया, तो इस बल के कारण ये निपात शब्द कहलाया, ठीक है। कि शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे ही, भी, तो, ये सब क्या है बच्चों? निपात शब्द हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा की किसी दो विशेषताओं को लिखिए बच्चों। राष्ट्रभाषा क्या है? जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाता है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा वह व्यापक रूप है जिसका व्यवहार समस्त राष्ट्र में होता है। खत्म कहानी, ज्यादा कुछ है नहीं राष्ट्रभाषा के बारे में, है ना। इनकी मैराथन क्लास लेके आऊंगा मैं, भाषाओं के आधारित मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। शुद्ध वाक्य करना था। यहां पे प्रश्न दिया था, राम ने अयोध्या आ जाना, ऐसा था, राम ने अयोध्या आ जाना, जबकि भैया राम अयोध्या आ जाना क्या बोलेंगे भाई? जैसे तुम बेटा कल घर आ जाना, ठीक है, तुम कल बाजार चले जाना, तुम विद्यालय चले जाना, विद्यालय से आ जाना। लेकिन क्या बोला? राम ने अयोध्या आ जाना, राम तुम अयोध्या आ जाना, ऐसे बोल सकते थे, राम अयोध्या आ जाना, ये हो जाएगा, राम अयोध्या आ जाना शुद्ध वाक्य है बच्चों। ललिता एक फूलों की माला, अब देखो एक फूलों की माला, फूलों की एक माला कह सकते हैं, लेकिन एक फूल कह सकते थे, लेकिन एक फूलों, एक भी लगा है, बहुवचन भी लगा है, तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर ललिता बाजार से फूलों की एक माला लाना, है ना, ठीक है, लाई, यहां पर लाई लिखा है तो लाई है, ठीक है। ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई, जबकि ललिता बाजार से फूलों की एक माला लाई। फिर बच्चों संयुक्त वाक्य परिवर्तन था, तो ये तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वाक्य परिवर्तन है इसका, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग, है ना, वाक्य परिवर्तन तो आसानी से कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की दो विशेषताएं। देखो 3 विशेषता लिखा है, बढ़िया आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है, इसे छोड़ना नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं। नगर में व्यवस्थित सड़क और गलियां थी, सड़क के दोनों ओर बने थे, है ना, घर दोनों ओर बने थे, जल निकासी के लिए टंकी ढकी हुई नालियां बनाई गई थी, है ना। जो अभी के जो शहर में यही चीज रहता है बच्चों, सड़क व्यवस्थित रहता है, गलियां भी रहती हैं, घर सड़कों के दोनों ओर बने रहते हैं, जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियां बनाई जाती है। मतलब जिस तरीके से आज विकसित राष्ट्र, विकसित देश, विकसित समाज, विकसित शहर है, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो की कहानी थी। ऐसे आप अपने जीवन से आधारित याद कर लेना कि अभी जैसा है वैसे मोहनजोदड़ो का, है ना, स्थित था कि घर व्यवस्थित तरीके से बने होते, है ना, सड़क नालियां सब कुछ बनी थी, व्यवस्थित बनी थी, सड़क के किनारे घर व्यवस्थित रूप से बने थे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? भाई भाषा सरल एवं सुबोध होना चाहिए, है ना, उसे लोग समझ सकें, और आकर्षक होना चाहिए। कहां चला गया भाई? प्रश्न का उत्तर है नहीं है क्या?
14 नंबर का यहाँ पे उत्तर नहीं है। चलो मैं आपको बता दिया, आप लोग समझदार हो, बन जाएगा। मुद्रित माध्यम में लेखन की किन बातों में ध्यान रखना चाहिए बच्चों, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो मुद्रित माध्यम में लिखते समय भाषा सरल, सुबोध हो, आकर्षक होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे लोग समझ सके, ठीक है। मुद्रित माध्यम मतलब जो लिखित समाचार पत्र होता है बच्चों। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया है अब आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग की, अच्छा, हमने आगे बढ़ गया। सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू के समहाउ इंफ्रा पर लगने के बाद भी संतोषजनक नहीं था। प्रॉपर इम्प्रॉपर लगने के बाद, क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया है, देखो। अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक इस तरह रही कि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर सभी लड्डू नहीं आए, जिसने कर्जा लेकर अपना विवाह किया, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब मौजूद है। ये उनका वर्णन है, ठीक है भाई। क्या बोला है कि सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समय प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही। इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर नहीं था, लेकिन उनको अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब कुछ मौजूद था, इसलिए। और ये वाला प्रश्न तो आप लोग कई बार पढ़ेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली है ना, सबसे लोकप्रिय शैली बच्चों वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली, कई बार आप देखोगे, कई बार उल्टा पिरामिड शैली बच्चों, है ना, ठीक है। सबसे पहले होता है इंट्रो या मुखड़ा, है ना, या मुखौड़ा कह सकते हैं, बॉडी, और लास्ट में समापन होता है। ऐसे ही आप लोग डायग्राम बना के लिखोगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखना बच्चों, इसे आप मिस नहीं कर सकते हैं, किसी भी दम पे इसे कर ही लेना। और समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली, है ना, क्लियर हो गई बच्चों। और यहां पर आप लोग देख लो मुद्रित माध्यम की विशेषताएं, यार 4 विशेषताएं यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण, शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना चाहिए। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और शुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी होता है। मतलब जब आप मुद्रित माध्यम की रचना करते हैं तो भाषा सही होना चाहिए, व्याकरण का विशेष प्रयोग हो, है ना, प्रकाशन से पहले उसे जांच लेना चाहिए, है ना, सहजता, तारतम्यता बनी रहे। मतलब आप जब किसी चीज को लिखते हो तो लगातार उसमें एक के बाद एक का संबंध रहे, ऐसा नहीं कि पहले कुछ और लिखे बाद में कुछ और निकल रहा बच्चों। तो काफी लंबा हमारा आज का सेशन हो चुका है। और इसके बाद जो रचनाएं हैं, कवि परिचय, लेखक परिचय, ठीक है बच्चों, ये चीज अपन, है ना, अगले लेक्चर में कर लेंगे। रघुवीर सहाय, महादेवी वर्मा, इसको अलग से समझा देंगे। यहां पर एक क्वेश्चन बढ़िया आया था, यहां पर एक क्वेश्चन था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका भाव विस्तार करना बच्चों। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए इस पे चलते हैं, आंसर पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 18 है। कवि परिचय, लेखक परिचय अलग से मैं समझाऊंगा, इसलिए यहां पर नहीं हो सकता वीडियो इसके पहले आ जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और दूसरा बच्चों, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर था। तो मुहावरा क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा वाक्य का अंश होता है, लेकिन जो लोकोक्ति है एक पूर्ण वाक्य होता है ना। मतलब मुहावरा जो है स्वतंत्र नहीं रह सकता, बिना किसी वाक्य में जुड़े वो अर्थ अपना व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन जो आपका लोकोक्ति है बच्चों, वो स्वतंत्र हम कहीं इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुहावरा एक छोटा सा वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति अपना एक पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे का अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब किसी वाक्य के साथ जुड़ेगा। लोकोक्ति अपने आप में बच्चों पूर्ण अर्थ प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए बच्चों, भाव विस्तार करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि कोई काम आप कर रहे हो और मन में यदि आपने ठान लिया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप हार जाओगे बच्चों। यदि आपने ठान लिया कि हमें 90% लाना है, अरे 10 दिन है, 10 दिन दिन रात एक कर देना है, मैं गारंटेड कहता हूं कि आपके 90% आ जाएंगे। लेकिन आपके मेहनत के ऊपर यदि आपने मेहनत नहीं किया तो फिर आप कितना भी भैया कुछ भी करो, 90% क्या 80% भी आना कठिन है, 70%, 60% भी नहीं आएंगे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां आती रहती है। जीवन पथ अनेक कंटकों से परिपूर्ण रहता है। संघर्ष के लिए मन में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में चाहे जितनी कठिनाई समस्या आ जाएं, लेकिन मनुष्य को सभी साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिनका मन हार गया, साहस टूट गया, वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और जो मनुष्य हार कर भी मन में साहस बांध लिया वह हार कर भी जीत गया। खांसी आ जाता बच्चों, क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। देखो हम लोग भी हारते नहीं है, आप लोग सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन खांसी है, बुखार है, सर दर्द, लेकिन हम पढ़ाने का छोड़ते नहीं, क्योंकि अपना कर्तव्य है, ठीक है बच्चों। तो जीवन में बहुत प्रकार की कठिनाइयां, समस्या आती रहती है। इंसान के पास, जिसके पास धैर्य है,
जिसके पास साहस है ना, जिसके पास उम्मीद है, जिसके पास मेहनत करने की क्षमता है, जिसके पास लगनशीलता है, वो कभी हार नहीं मानता। यही चीज मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि बच्चों बस साहस बना लो और मेहनत करने के लिए तैयारी शुरू कर दो। मैं गारंटेड कहता हूं कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें शिव कोचिंग क्लासेस का। जिनको आवश्यकता है वही नोट्स लें, जबरदस्ती मैं किसी को नहीं बोलूंगा। कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को नोट्स लेने का हो कांटेक्ट कर लेना। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।